एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 11th में बेसंत महेश्वरी जी ने 7 इकोनॉमिक बबल के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें से 2 इकोनॉमिक बबल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिनके वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध है। बाकी के जितने भी इकोनॉमिक बबल्स हैं, उनको हम हर चैप्टर के लास्ट में एक-एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे चैप्टर्स भी कंटिन्यू हो सके, उनसे हम सीख सकें, साथ ही साथ हम अपने स्टॉक मार्केट की जो हिस्ट्री है, उससे भी सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आज बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन 1929 की। यूएसए का वो टाइम जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, बैंक्स फेल हो रहे थे, बिजनेसेस फेल हो रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उस समय पे लोग स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो चुके थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था। यानी ये यूएसए का सबसे बुरा दौर था। लेकिन इससे कुछ टाइम पहले की अगर बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अर्ली 20th सेंचुरी में यूएसए अलग-अलग प्रोडक्ट्स ला रहा था मार्केट में, जैसे रेडियो, रेफ्रिजरेटर, कार, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे तो जो वो लॉन्च कर रहा था, जो लोगों के लिए नए थे, इसके डिमांड्स लोगों में बढ़ रहे थे। जहाँ पे कार, रेडियो ये सारी चीज़ें लोगों की लाइफ आसान बना रही थी। जहाँ पे कुछ टाइम पहले तक लोग घोड़े से या फिर पैदल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, अब कार के मार्केट में आने की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पा रहे थे, कम टाइम में जा पा रहे थे। इस वजह से उनकी लाइफ आसान हो रही थी। वहीं पे रेडियो के थ्रू वो अलग-अलग जगहों के न्यूज़ को, अलग-अलग जगहों के सॉन्ग्स को आसानी से अपने घर बैठे सुन पा रहे थे। जितने भी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे थे, वो सारे प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रहे थे। और इन प्रोडक्ट्स के डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रहे थे क्योंकि ये नए थे मार्केट में, दूसरा ये लोगों की लाइफ को ईज़ी बना रहे थे। इस वजह से दुनिया के हर कोने से इन प्रोडक्ट्स की माँग बढ़ रहे थे। जैसे-जैसे अलग-अलग देशों से इसके प्रोडक्ट्स की माँग बढ़ रहे थे, यूएसए का इकोनॉमी उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा था। इसी टाइम पे फेडरल रिज़र्व, यूएसए फेडरल रिज़र्व भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था। वो इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। वो जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, उसे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ रही थी। बैंक के पास पैसे आ रहे थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था। लोग आसानी से पैसे बोरो कर पा रहे थे बैंकों से, नए बिज़नेसेस शुरू कर पा रहे थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लोन लेकर के भी इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो बैंक से पैसे लेकर के ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, रेडियो, कार ये सारी चीज़ें भी खरीद रहे थे। यानी वो जितना अफ़ोर्ड कर पा रहे थे, उससे ज़्यादा पैसे वो स्पेंड कर रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें अब खत्म नहीं होने वाली, इकोनॉमी ऐसा ही रहेगा, अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो गया है। इसी वजह से ये इमोशंस इतना ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुका था, लोग इतना ज़्यादा मान चुके थे कि इकोनॉमी सब कुछ ऐसा रहेगा कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो रहा था। अगर बात करें जनरल मोटर रोज के शेयर्स की तो वो 150 टाइम्स बढ़ चुका था। वहीं पे रेडियो के शेयर्स 14 टाइम्स बढ़ चुके थे। अगर बात करें उस समय पे जनरल रोज मोटर्स की तो वो उसका जो पीई था वो 73 टाइम्स बढ़ चुका था। वहीं पे ये जो कंपनी थी, ये ट्रेड कर रही थी अपने बुक वैल्यू के लगभग 20 टाइम्स ज़्यादा पे। यानी मार्केट पूरी तरह से ओवर वैल्यूड हो चुका था। लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होने वाली है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना चाहते थे मार्केट से। अगर बात करें 1929 की गर्मी गर्मी के टाइम की, तो उस समय पे स्टॉक मार्केट पीक पे था। बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो वहीं पे 1929 सितंबर में एक फ्रॉड सामने आया, ब्रिटिश बिज़नेसमैन का एक फ्रॉड सामने आया जिसमें वो गिल्टी साबित हुआ। वो स्टील और आयरन की कंपनीज़ को मर्ज करके 14 मिलियंस डॉलर्स बनाना चाहता था। जब वो गिल्टी साबित हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश बैंक्स थे, ब्रिटेन के जो बैंक थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी ब्रिटिशर्स इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे यूएसए में, वो लोग अपने पैसे खींचने लगे। यानी ब्रिटिश के जितने भी इन्वेस्टर्स ने यूएसए में इन्वेस्ट कर रखा था, उन्होंने अपने पैसे मार्केट से खींचने लगे। जब वो मार्केट से पैसे खींचने शुरू किए, तो स्टॉक के जो प्राइसेस थे, वो गिरने शुरू हो गए।
लोगों में इस तरह से इसे देख कर के पैनिक फैला कि लोग अपने शेयर्स बेचने शुरू किए और मार्केट शार्पली बहुत बुरी तरह से गिरा। अगर बात करें 29 अक्टूबर 1929 की, तो स्टॉक मार्केट 15% तक गिर चुका था। वहीं पे अगर बात करें शेयर्स की, तो रेडियो के जो शेयर्स थे वो 50% सिर्फ 2 दिनों में गिर गए। यानी पूरी तरह से मार्केट क्रैश हो चुका था। इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लोन लेकर अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे, या फिर जितने भी उनके पास पैसे थे वो सारे इन्वेस्ट कर दिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लॉस किया। यूएसए की इकोनॉमी बुरी तरह से खराब होने लगी, इन्फ्लेशंस बढ़ने लगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। उस समय पे फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम करके कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुका था और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपने पैसे खींचे जा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया और इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे खोए। उस समय पे गवर्नमेंट ने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको ऑर्डर दिए कि जितने भी लोग हैं जो उसमें जॉब कर रहे हैं, उनके पैसे को ना काटा जाए, उनके वेजेज़ को पूरी तरह से दिया जाए। ये रूल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स खोए। सिचुएशन ऐसा हो गया कि 4 में से 1 बंदा जॉब खो रहा था, यानी 4 लोगों में 1 इंसान के पास जॉब नहीं था। यानी जॉब के जो सिचुएशन था वो पूरी तरह से फैल चल लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, बिज़नेसेस जो थे वो फेल हो रहे थे, इन्फ्लेशंस बढ़ चुका था। मार्केट बुरी तरह से जो यूएसए मार्केट था वो इकोनॉमिकली बुरी तरह से अनस्टेबल हो गया था। इस समय पे अगर बात करें तो इसका एम्प्लॉयमेंट रेट का इतना बुरा हाल था कि अगले कई सालों तक वहाँ पे जॉब्स की कमी रही। वहीं पे जो इंडस्ट्री थे वो कुछ ही टाइम में 46% तक डाउन हो चुके थे। तो ये था यूएसए का द ग्रेट डिप्रेशन 1929, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये वो टाइम था जहाँ पे यूएसए ने अपने टाइम का सबसे बुरा टाइम देखा था। उस टाइम पे लोग बुरी तरह से सफ़र हुए थे। तो इस क्रैश से या इस डिप्रेशन से आपने क्या सीखा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।